CH26 प्रेगनेंसी द ट्रैप। अयुमी को हद से ज्यादा पैनिक करता देख वंचित घबराते हुए डॉक्टर को बुलाता है। अब आगे वंचित अयुमी को कंधे से जकड़ते हुए बोला, अयुमी शांत मेरी जान, इतना पैनिक मत करो। उसे समझ नहीं आता अयुमी इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है, और बच्चा किसका बच्चा। अयुमी ने उसे खुद से दूर हटाते हुए अपने पेट पर हाथ रख रोते हुए कहा, मेरा बच्चा वंचित, मेरा बच्चा कहाँ है। वंचित को लगा अयुमी को गहरा सदमा लगा है। अयुमी का बच्चा कहाँ से आएगा, वो तो 2 साल से कोमा में है। अयुमी का चेहरा अपने हाथों में थाम वंचित परेशानी से बोला, अयुमी होश में आओ, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। चटाक वंचित को एक थप्पड़ मारते हुए अयुमी रोते हुए बोली, खबरदार जो मेरे बच्चे के बारे में कुछ कहा। फिर उसके गले लग फुट फुट कर रोते हुए बोली, मेरा बच्चा मर गया वंचित, मर गया। वंचित किसी भूत की तरह अपनी जगह पर जम गया था। क्या उसकी अयुमी प्रेग्नेंट थी? तभी उसे याद आता है उनकी घिनौनी शर्त जिस रात पूरी हुई थी अयुमी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, मगर रूम ने अयुमी को 2.5 साल तक कैद करके रखा था। अयुमी का बच्चा कहाँ होगा, ये सोच सोचकर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वंचित ने अयुमी का चेहरा अपने हाथों में थामकर कहा, बेबी तुम तो उस रात के बाद प्रेग्नेंट हुई थी। बेबी बोलो ना, हमारा बच्चा कहाँ है, वो अब कितना बड़ा हो गया होगा, 3 साल का हो गया होगा ना जान। एक अजीब खुशी उसके दिल में हो रही थी। क्या उसके प्यार सोरी शर्त की निशानी इस दुनिया में मौजूद है? उसकी बात सुन अयुमी रोते हुए बोली, माँ मेरे बच्चे को मार दिया था वंचित उस रम्यक ने। अभी 2 साल पहले जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हम समंदर में गिरे थे, उस वक्त में 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मेरा दूसरा बच्चा भी मुझे छोड़कर चला गया वंचित, छोड़कर चला गया। इतना कह वो बदहवास सी रोए जा रही थी। क्या मेरी अयुमी और मेरे बच्चे को उस रम्यक ने मार डाला? और कोमा में जाने से पहले मेरी जान प्रेग्नेंट थी, मतलब वो दूसरा बच्चा रूम का था। यही सब सोचकर वंचित बौखला चुका था, साथ है उसे अयुमी के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। वंचित रोते हुए अयुमी का चेहरा अपने हाथों में थामकर बोला, अयुमी तू रो मत जान प्लीज, उस रम्यक को मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। उसने मेरे बच्चे को मुझसे छिना है, मैं उसे जान से मार। अयुमी एक व्यंग भरी मुस्कान देते हुए बेहिसाब दर्द के साथ बोली, तुम्हारा बच्चा? तुम अकेले थे क्या मेरे साथ उस रात? मैं आधी बेहोशी में रो रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझे नोचना नहीं छोड़ा। फिर वंचित का कॉलर पकड़ गहरी सांसें लेते हुए बहुत गुस्से में बोली, कैसे कह सकते हो वो तुम्हारा बच्चा था? वो रावीन भी तो मुझे उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो फुट फुट कर रोने लगी। रावीन का जिक्र होते ही अयुमी को कॉलेज के वो भयानक दिन याद आए जहां रावीन ने अयुमी की जिंदगी नर्क से बदतर बनाई थी। ये सब सुनकर वंचित को अपने ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आता है। आखिर क्यों उसने अयुमी की मासूमियत उसकी मर्जी के बिना छीनी? क्यों रावीन के इरादे वक्त रहते समझ नहीं पाया? वंचित ने कहा, ये अयुमी क्या रूम का बच्चा तेरे पेट में था? जो सुन अयुमी अपनी आंखों में बेहिसाब दर्द लिए बोली, हाँ वो मेरे जबरदस्ती वाले पति का बच्चा था, जो इस दुनिया में नहीं रहा। पति? वंचित को इतना शौक होता देख अयुमी बोली, हाँ पति हूँ, उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की वंचित। छोटा हूँ, उस रात जब तुम मेरी मासूमियत नोच रहे थे, उसने सबके सामने मेरा इस्तेमाल किया। जो सुन वंचित की आंखें लाल हो चुकी थी। आखिर कैसे भूल सकता था वो भयानक रात जब उसकी आंखों के सामने उसका प्यार बर्बाद हो रहा था, मगर वंचित बेड़ियों से बंधा था। अयुमी बोली, उस दर्द भरी रात के बाद मेरी आंखें एक अनजान जगह पर खुली। रूम को अपने सामने देख मैं बहुत डर चुकी थी। वो मुझे बहुत दर्द देता था वंचित। तुम्हारा नाम लिया तो मुझे रात भर रुलाता था। वो मुझे यहाँ रोज रात दर्द देता। अयुमी को बेहोश होता देख वंचित उसे बाहों में थामते हुए बेड पर लिटाते हुए बाहर खड़े डॉक्टर को अंदर बुलाकर अयुमी के नाजुक चेहरे को देखते हुए रोने लगा। तभी उसे याद आता है 2 साल पहले उस भयानक हादसे से जिंदा बचने के बाद पैंडा ने उसकी और अयुमी की बहुत मदद की, मगर वो कभी सामने नहीं आया। पैंडा ने मुझसे ये बात छिपाई कैसे कि मेरी अयुमी माँ बनने वाली थी, और उसका बच्चा कैसे मर गया। पैंडा को एक मैसेज भेज। वो रोते हुए अयुमी को देखने लगा। वही दूसरी ओर कायरव मिलिट्री हेडक्वार्टर से निकलते हुए खुद से बोला, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं पैंडा, तेरी वजह से वो बूढ़ा मिस्टर पार्क मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। जिस दिन मिलेगा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी सारा और हारू की गले लगाई फोटो याद कर वो बौखलाते हुए कार स्टार्ट करके बोला, तुझे समझ नहीं आता ना लड़की, लगता है तुझमें समाना ही पड़ेगा वरना तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी।
इतना सोच वो बेहद डरावनी मुस्कान देते हुए कंपनी में कुछ काम निपटा कर सारा को पनिशमेंट देने जाएगा। इतना सोच टेढ़ा मुस्कुराने के बाद बेहद डरावनी धुन गुनगुनाने लगा। एक डार्क रूम में पैंडा किसी राजा की तरह एक चेयर पर बैठ उस नीली आंखों वाली बिल्ली को घूर रहा था। वो इस कदर काले कपड़ों में लिपटा था जैसे काला रंग ही उसकी दुनिया हो। अपने फोन में वंचित का मैसेज देख वो गुस्से में उस बोर्ड की ओर बढ़ गया जहां पूरी पाक फैमिली की फोटो के बीचों बीच सारा की फोटो लगी थी। पहले रूम की फोटो पर क्रॉस का निशान बनाते हुए वो सारा की फोटो पर क्रॉस मार्क का निशान बनाते हुए वो टेढ़ा मुस्कुराया होगा, मगर हर बार की तरह उसके मास्क पहनने की वजह से कुछ नहीं दिख पाता। पैंडा बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पहुंच अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर नचाते हुए मिस्टर पार्क को अपनी दूसरी हिट जो अंडरवर्ल्ड में इस्तेमाल करता है, जिसका सिर्फ नाम लेने से ही वो एक पैर पर दौड़ते हुए डील लेने आएंगे। पैंडा अपना टाइप किया हुआ मैसेज देख टेढ़ा मुस्कुराता है जिसमें लिखा था, Mr. Park, I am assistant of We the Emperor of Black World inviting you on Jeju Island to sign a deal of sports club. I hope you will send some youngsters to have nice suggestion regarding the ice hockey club. मिस्टर पार्क में अंडरवर्ल्ड के सम्राट वी का असिस्टेंट आपको हॉकी क्लब बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए जेजू आइलैंड पर आने का निवेदन करते हुए कहता हो आप कुछ जवान बच्चे भेजे जो आइस हॉकी क्लब के लिए अच्छे सुझाव दे। असिस्टेंट ऑफ अंडरवर्ल्ड एम्परर वी फिर अपना फोन निकाल किसी को मैसेज भेजता है, कल वो एडवर्टाइजमेंट 3 लोगों के घर पहुंच जानी चाहिए और याद रहे किसी को भी शक ना हो। शाम का वक्त विहान लैपटॉप पर चल रही अपनी उंगलियां रोक मिस्टर पार्क की कॉल रिसीव करते हुए बोला, हम। मिस्टर पार्क ने खुश होते हुए कहा, विन तुम भरोसा नहीं करोगे, मुझे अंडरवर्ल्ड से वी का मैसेज आया था, जेजू आइलैंड पर स्पोर्ट क्लब की डील साइन करने बुलाया है। विहान ने शांति से कहा, आप कितनी जल्दी दूसरों के बहकावे में आ जाते हो, पैसे चाहिए तो मुझसे डील साइन कर लो। मिस्टर पार्क बोले, नहीं तुम बच्चे हो, ज्यादा नहीं जानते, मुझे बहुत फायदा होगा उसके साथ डील करने से। विहान का कॉल कटा हुआ देख वो गुस्से में खुद से बोले, विहान तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे हाथ में वापस पौवा आने दे, फिर देख वी की मदद से तुझे कैसे बर्बाद करता हूँ। इस एम्पायर का शेर में हूँ सिर्फ मैं। वही विहान एक टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए खुद से बोला, जंगल में एक ही शेर अच्छा लगता है प्यारे बड़े पापा जी। उसकी कातिल हंसी किसी के भी दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी थी, जो देख जॉय बहुत डर चुका था। कितनी देर लगेगी? विहान बोला ब्लूबेरी की हेयर क्लिप अपनी जेब से निकालते हुए। बस 4 घंटे बॉस, जॉय बोला डरते हुए। पार्क पैलेस। जुनत, एलेक्स, संचित तीनों बैठकर बात कर रहे थे। विहान मौजूद नहीं था इसलिए संचित यहाँ पर रुका था। बड़ी मिन्नतों के बाद रिक्षित की मंजूरी मिलने से बेचारा अपने जिगरी दोस्त एलेक्स के घर आ पाया। वही निरुद्ध सारा की याद में गुम होकर अपने हाथ को मुस्कुराते हुए देखकर बार बार चूम रहा था, जो देख तीनों लड़के शौक होते हुए बोले, शी अफियफुल क्या कर रहे हो भाई, अपने हाथ को क्यों किस्सी कर रहे हो। संचित की बात सुन निरुद्ध अपने हाथ को चूमते हुए बोला, मेरी स्वीट कैंडी का टेस्ट है, उसका टच है, तुम नहीं समझोगे। जो सुन तीनों लड़के अपना सर खुजाते हुए बोले, अजीब हरकत है। अपना हाथ चूमते हुए निरुद्ध कमरे में जाते हुए बोला, जिस दिन प्यार में पड़ोगे सब समझ जाओगे। जब से निरुद्ध ने सारा के गालों को टच किया था, बेचारा एक हाथ से गाड़ी चलाकर क्लब गया। सारा का टच मिट ना जाए अपने हाथों से, इसलिए उसने अपने हाथ को बहुत काबू में रखते हुए किसी चीज से टच नहीं होने दिया। मिस्टर पार्क निरुद्ध के सामने आते हुए बोले, रुको निरुद्ध बेटा। फिर सबकी ओर देखते हुए बोले, तुम सबको कल जेजू आइलैंड जाना है, कुछ बिजनेस डील है और अपनी वेकेशन एंजॉय करना। जो बात सुन सब राजी हो गए। निरुद्ध भी उन्हें बिना किसी भाव के घूरते हुए चला गया। सारा का घर के बाहर से सिम्मीजी बोन फायर जलाते हुए बोली, सारू बच्चा बाहर आ, देख जीनी और हारू भी आए हैं। सारा अपना फोन लेकर बाहर आ रही थी तभी किसी का कॉल आता देख चहकते हुए बोली, खाना खाया आपने? सामने वाले की बात सुन सारा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हम अभी बाहर जा रहे हैं बोन फायर जलाने। हाँ बेबी हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। आई लव यू सो मच, मिस यू माई लव। इतना कह सारा प्यार से 10-12 किसेस देते हुए कॉल रखते हुए बाहर चली गई। कल का धमाका। सारा के गले को दबाते हुए कायरव चिल्लाया, चल तुझे सजा दे दी जाए जली। ये दर्द तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि दूसरे आदमियों से दूर रहना है। इतना कह उसने सारा को बैग पर फेंक दिया और अपनी शर्ट निकालने के बाद बोला, लेट मी डेस्टरी यू स्वीट जेली। जेजू आइलैंड पर फ्री ट्रिप जाएगी। ये सुन हारू और जीनी सारा के कपड़े पैक करने लगे। वही संचित, निरुद्ध, जुनत और एलेक्स भी अपनी बैग पैक कर रहे थे जेजू आइलैंड पर जाने के लिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो जरूर करें।